Hello students, in this video we will learn about the three autonomous states during the 18th century. Let us start with बंगाल. बंगाल मुगल कंट्रोल से छूट गया मुर्शीद कुली खान की लीडरशिप में. मुर्शीद कुली खान ने अपनी कैपिटल को ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफ़र कर लिया. धीरे धीरे वो खुद को ऑटोनॉमस बनाता गया, लेकिन उसने मुग़ल एम्पायर को एनुअल ट्रिब्यूट देना स्टार्ट रखा. मुर्शीद कुली खान बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर के आया. उनमें से कुछ थे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंस. जो बड़ी बड़ी ज़मीनें थी जिनको जागीर्स कहा जाता था वो अब गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में आई और रेवेन्यू फार्मिंग एक नए तरीके से स्टार्ट हुई. एडमिनिस्ट्रेशन को उसने रीऑर्गेनाइज किया बाय गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स. ट्रेड और कॉमर्स को उसने एक्सपेंस किया. कैसे जो व्यापारी थे और मर्चेंट्स थे उन्हें सिक्योरिटी देकर ऑन रोड्स एंड रिवर्स, प्राइवेट ट्रेड ऑफिसर्स के ऊपर रोक लगा करके, और साथ ही साथ वो लोग जो कि कस्टम्स की चोरी किया करते थे उनके ऊपर रोक लगा करके. फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीज जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो औरंगजेब ने जो शाही फरमान दिया था उसकी प्रिविलेजेस का मिसयूज़ कर रही थी, उसके ऊपर उसने रोक लगाई. और अवध के अंदर, बंगाल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को दोबारा से री एस्टेब्लिश किया बाय सप्रेसिंग द रिबेलियस जमींदार्स. अवध, सादत खान अवध का गवर्नर बना जिसे मोहम्मद शाह ने अपॉइंट किया था 1722 में. बाद में उसने अवध को एक ऑटोनॉमस स्टेट बनाया और अवध के अंदर मिलिट्री रिफॉर्म्स किए. इसके कारण से अवध इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग बना. अवध एक प्रॉस्परस स्टेट था क्योंकि ये गंगा के मैदानों में स्थित था और ये बंगाल और उत्तर भारत की तरफ व्यापारिक रास्ता देता था. शहादत खान ने पॉलिटिकल, मिलिट्री और फाइनेंशियल पावर्स को अपने अंडर कंट्रोल में रखा. शहादत खान ने मुग़लों के प्रभाव को रोकने की कोशिश की. अवध के अंदर जो मुग़ल ऑफिसर्स जिन्हें जागीरदार्स कहा जाता था उन्हें उनका अपॉइंटमेंट रोक करके, और इसके लिए उसने जागीर की साइज़ को छोटा कर दिया और अपने लॉयल सर्वेंट्स जो थे उन्हें वेकेंट पोजीशन पर अपॉइंट कर दिया. जागीरदारों के अकाउंट्स चेक होते थे ताकि वो किसी भी तरह की चीटिंग ना कर सकें, और वो लोग जो रेवेन्यू दिया करते थे, पे करते थे स्टेट को, उसकी भी चेकिंग होती थी उन ऑफिसर्स के द्वारा जो कि उसने अपॉइंट किए थे. बंगाल की तरह अवध ने भी रेवेन्यू फार्मर्स जो कि जागीरदार्स कहलाते थे उनको यूज़ किया रेवेन्यू कलेक्शन में. अब ये जो नया ग्रुप सामने आया, ये इससे पहले ऐसा इतिहास के अंदर कभी भी नहीं हुआ था. ये एक धनी वर्ग था जो कि मनी लैंडर्स थे, और ये छोटे जो किसान होते थे जो कि राजा को कर दिया करते थे, उन किसानों को ये पैसा प्रोवाइड करवाते थे. ये गारंटी लेते थे उस अमाउंट्स की जो कि किसानों के द्वारा चुकाया जाएगा, जो कि इतिहास में कभी नहीं हुआ था. सफदरजंग जो कि सादत खान का सक्सेसर था, वो वज़ीर बना मुग़ल एम्पायर का और उसे इलाहाबाद की प्रोविंस मिली. साथ ही साथ मुग़ल एम्परर भी वो बना 1748 में. 1748 के बाद में अवध के नवाब जो थे वो नवाब वज़ीर्स के नाम से जाने लगे. सफदर, और सफदर के बाद उसका जो सक्सेसर था शहादत खान, ये भी वज़ीर बने. वज़ीरशिप के साथ इन्होंने नवाबशिप भी एंजॉय की मुग़ल एम्पायर में. सफदरजंग ने मदद की मुग़लों को अगेंस्ट द बैटल बिटवीन रोहिल्लास, जाट्स एंड मराठास, और इस तरह से उसने अपनी टेरिटरी का एक्सपेंशन किया. शुजाउद्दौला जो कि सफदरजंग का सक्सेसर था, उसके नवाबशिप मिली अवध की, साथ ही साथ मुग़ल एम्पायर में वज़ीरशिप भी मिली 1754 में.
वो बक्सर के युद्ध में शामिल था, जिसमें कि उसने इलाहाबाद और कारा इन दोनों जगहों को खो दिया। अंग्रेज़ों के हाथों से हार का सामना करना पड़ा और अपनी राज्य को बचाने के लिए वो वैरेन हास्टिंग्स से मिला और उसने बनारस की संधि की। यहाँ पर कारा और इलाहाबाद इसको बेच दिए गए। इसका परिणाम ये हुआ कि अब ब्रिटिश सेनाएं जो थी वो अवध को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर नवाब के साथ में रुकेंगी, जिसके लिए नवाब को एक ब्रिटिश सेना को पैसा देना पड़ेगा, साथ ही साथ उस सेना को रखने का खर्चा भी उठाना पड़ेगा। उसने रोहिल्लास को हराया अंग्रेज़ों की मदद से और रोहिल्लाखंड टू अवध ये जीता 1774 में। अवध का जो स्टेट था वो लॉर्ड डलहौजी ने फरवरी 1856 में पूरी तरह से जीत लिया। वाजिद अली शाह जो कि अवध का लास्ट राजा था, उसे जेल में डाल दिया गया और बाद में उसे कलकत्ता भेज दिया गया। हैदराबाद फाउंडेड हुआ निज़ाम मुल्क अशरफ जहाँ ने 1724 में। उसकी डेथ के बाद में औरंगजेब की डेथ के बाद में मुग़ल पावर अब कमज़ोर हो चुकी थी और मुग़ल एम्परर अब इतने कैपेबल नहीं थे कि वो निज़ाम्स को पनिशमेंट दे सके। निज़ाम अब दक्षिण का वायसराय बन चुका था और उसे एक टाइटल मिला अशरफ जहाँ, जो कि उसे राजा ने दिया था 1725 में। ही बिकेम practically independent though he continued to recognize the Mughal emperor as his sovereign। वो अपना जो मतलब ओवरलॉर्डशिप जो था वो मुग़लों की ही मानता था। अशरफ जहाँ एबल था to garner the support of many commanders, skilled soldiers and administrators from northern India who exploit the new opportunities in the south. He appointed mansabdars and granted jagirs. He did not face any interference from the Mughal emperor, who merely confirmed his decisions. What was happened इन द ग्लोबल कनेक्शन ड्यूरिंग दैट टाइम? यूरोप और अमेरिका में इसी समय पर अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति सामने आई। अमेरिका और फ्रांस के क्रांति के कारण ये थे कि वहाँ के जो कॉमन पीपल थे, जिसमें कि मिडिल क्लास के लोग शामिल थे, उनका ये कहना था कि जो एरिस्टोक्रेसी के लोग हैं, मतलब जो शाही ख़ानदान के लोग हैं, चाहे वो कैपेबल हैं या नहीं हैं, लेकिन क्योंकि वो शाही परिवार में पैदा हुए हैं, सिर्फ इसीलिए उन्हें वो सारे के सारे अधिकार और सुविधाएं मिलते हैं जो कि उन्हें नहीं मिलने चाहिए। और इस कारण से उन्होंने क्रांति की कि जो कैपेबल हो उसे ही लोगों की लीडरशिप करनी चाहिए। और उसके बाद में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने का कॉन्सेप्ट सामने आया, और जो कि आज हम अपने अपने नेशन में एंजॉय करते हैं। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पिलर्स हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।